and it's about सिक्योरिटाइजेशन एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो ये जो टॉपिक है हमने कल के सेशन में स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है, बेसिक्स थोड़ा सा कवर कर लिया है, तो एक बार ही वो करते हैं रिकॉल, एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर ये टॉपिक के साथ, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, कि जहां पे आप जो एसेट है उसको कन्वर्ट करते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, सो दैट कि आप लिक्विडिटी इंश्योर कर पाओ, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, ये जो मैकेनिज्म रहता है ये किस तरीके से सारी चीजें की जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ इशूअर, और यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल। मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था इसके रिलेशन में कल के सेशन में, एंड मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि मॉड्यूल डी में भी मैंने आपको कवर करवाया है सिक्योरिटाइजेशन। तो काइंडली प्लीज वो वाली वीडियो भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा डिटेल में होएगा। तो सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डिफाइनेबल एसेट्स और क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट्स एंड सेलिंग टू अदर्स बाय अ मैकेनिज्म और थ्रू द हेल्प ऑफ एसपीवी नोन एज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एंड मुझे लगता है कि आप अभी रिलेट कर पा रहे हो ये टॉपिक के साथ, सिक्योरिटाइजेशन के साथ, ठीक है। देन इसके बाद हमने टर्म देखी थी एक एसेट बैक सिक्योरिटी, एंड आर टॉपिक इज अबाउट व्हाट, आर टुडेज टॉपिक इज अबाउट, इट्स अबाउट सिक्योरिटाइजेशन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, है ना, इट्स अबाउट मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो अगर यहाँ पे वो जो एसेट है, अगर यहाँ पे आपने जो सिक्योरिटाइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन और दैट इज बेस्ड बाय मॉर्गेज, today's chapter is about that। तो if assets which have underlying mortgages are securitized, तो आप उसको बोलते हो mortgage based securities या mortgage backed securities, ठीक है। अभी एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज स्पेशल पर्पस व्हीकल, आपको पता है कि आपने कन्वर्ट करना है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आपने एसेट को कन्वर्ट करना है। लोन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट है, ठीक है। लोन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट है, या जो भी सिक्योरिटी रखवाई पर्सन ने बैंक के पास, चाहे उसने अपना, क्योंकि हम मॉर्गेज की बात कर रहे हैं, जब भी हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सामने आती है या इमूवेबल एसेट सामने आता है, तो वो एसेट की बात हो रही है, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली क्या करता है, एसेट को कन्वर्ट करता है सिक्योरिटीज में, जिनको आप बोलते हो पास थ्रू सर्टिफिकेट, जिनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स क्या है, इन्वेस्ट करते हैं। ये कन्वर्ट करता कौन है, इशूअर या स्पेशल पर्पस व्हीकल। कन्वर्ट करके यही सिक्योरिटीज क्या कहलाती हैं, पीटीसीज, और नोन एज पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, जिनमें बायर या इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने प्रोसेस डिस्कस किया था इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। देन की सिक्योरिटाइजेशन की जरूरत क्यों है, ठीक है, वाई इट इज रिक्वायर्ड, या क्यों नीड है सिक्योरिटाइजेशन के केस में, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन में आपका जो क्रेडिट है, आपने जो क्रेडिट प्रोवाइड किया वो आपको वापस होएगा आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 5 ईयर 10 ईयर, है ना, इसके बाद वापस मिलेगा। तो आप फ्रेश लैंडिंग नहीं कर पाओगे वो पैसे की, नहीं कर पाओगे ना। लेकिन आप अगर सिक्योरिटाइजेशन वाला जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते हो, यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर एसेट बेस, यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न, ठीक है। दैट्स वाई सिक्योरिटाइजेशन वाला जो प्रोसेस है ये किया जाता है, नीड फॉर सिक्योरिटाइजेशन इस वजह से अराइज होती है, ठीक है। एंड जो भी मार्केट प्लेयर हैं, जो भी डील करते हैं ये सारी चीज़ों में, डेफिनेटली उन्हें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, या फिर मैं बात करूँ जो भी आपको डिफरेंट मार्केट प्लेयर देखने को मिलते हैं मार्केट में, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे रिस्क एपेटाइट के रिलेशन में कुछ ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, कुछ कम रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। मेच्योरिटी के केस में ज़्यादा है या कम है, ठीक है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, देन पीरियोडिसिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। तो ये कुछ फीचर्स हैं इन रिलेशन टू दी मार्केट प्लेयर जो आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। फिर हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे होम लोन के केस में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन केस ऑफ होम लोन। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में था कि सबसे पहले अप्रोच किया जाता है बैंक को, तो हमने इसको स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि लेट्स से कि बैंक ए को अप्रोच किया गया है यहाँ पे एज एन इशूअर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस चलता है। लेंडर सबसे पहले सेल करेगा लोन किसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल को।
स्पेशल पर्पस व्हीकल ने आगे फर्दर जो है इसको जो है सेंड किया किनको, बैंक को, बैंक ए को अप्रोच किया कि आप इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद जो इन्वेस्टर बी हैं उन्होंने परचेज किया पीटीसी फ्रॉम बैंक ए, एंड जो इन्वेस्टर बी हैं फर्दर इफ दे वांट टू सेल दी पीटीसीज दे कैन इन दी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको कल के सेशन में इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी। ओके, देन हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए थे एसेट सिक्योरिटाइजेशन के, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिनेटर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट हैं, उसको कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, दे विल बी गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न, सिक्योरिटी भी रहता है क्योंकि रेटिंग एजेंसीज जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये पीटीसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसमें नहीं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट है सिक्योरिटाइजेशन का। एंड बोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है कि उनको जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है बैंक की तरफ से उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक को पता है अगर मैंने यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया, जो भी एसेट है उसको मैं सिक्योरिटाइज करके मैंने तो रिटर्न अपना एसेट बेस जो है उसको एक्सपैंड कर लेना है, तो जो क्रेडिट बेस है बैंक का वो इंक्रीज देखने को मिला आपको टूवर्ड्स द बोरर विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बेनिफिट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके बाद तो यहां से हमने जो टॉपिक है अभी डिस्कस करेंगे, यहां से मुझे लगता है मैंने नहीं करवाया था, दैट देयर आर टू बेसिक मेथड ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो दो मेथड हैं सिक्योरिटाइजेशन के, मीनिंग क्लियर हो गया ना, सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, एंड कुछ हमने हाईलाइट्स भी डिस्कस कर लिए। तो क्या क्या दो मेथड्स हैं, सबसे पहला, फर्स्ट, द ओरिजिनेटर डज नॉट एक्चुअली सेल द एसेट टू स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो प्रोसेस की, अगर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो जरा ध्यान में लेके आओ। उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी ना कि जो यहाँ पे जो एसेट है उसको क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल किया जाएगा। तो दो मेथड्स हैं, या तो वो सेल कर सकते हैं, सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे कि सेल कर दिया, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, उनकी ओनरशिप, उनका राइट आ गया वो एसेट के ऊपर। या फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या है कि आपने एक्चुअली सेल नहीं किया एसेट, उनको सेल नहीं किया, लेकिन एक एग्रीमेंट में एंटर हुए। ठीक है, एग्रीमेंट टू असाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए। इट मेयरली एंटर एन एग्रीमेंट टू असाइन विद द ट्रस्टी, सिर्फ एज ए ट्रस्टी ही उनको अपॉइंट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द लीगल टाइटल ऑफ द पूल ऑफ एसेट, जिनको आप कन्वर्ट कर रहे हो मार्केटेबल सिक्योरिटी में, लीगल टाइटल तो फिर आपके पास ही रहा क्योंकि आपने सेल नहीं किया एसपीवी को, विद द ओरिजिनेटर and the only beneficial interest in the portfolio of the receivables held is transfer to the special purpose vehicle। मतलब आपने सेल नहीं करना, ट्रांसफर नहीं करना यहाँ पे टाइटल इन फर्स्ट मेथड। अभी ऐसी चीज की क्यों जाती है, क्यों नहीं सेल किया जाता, सो दैट कि आप स्टैंप ड्यूटी को अवॉइड कर पाओ। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड टू अवॉइड द हाई स्टैंप ड्यूटी रेंजिंग फ्रॉम 3 to 15% जो आपको पे करनी पड़ती है इन केस अगर आपने सेल किया एसेट एसपीवी को ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट, बट अ नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी स्टिल मस्ट बी पेड व्हेन द एसपीवी इशू सर्टिफिकेट और सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट टू द इन्वेस्टर। तो जब वो पीटीसीज इशू करेंगे तो नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जब आप सेल नहीं करते हो एसेट टू द एसपीवी तो वो केस में आपको यहाँ पे हायर जो स्टैंप ड्यूटी है वो पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, पोर्टफोलियो इज बेसिकली व्हाट कि आपने कौन कौन से एसेट्स में, ठीक है, कौन कौन सी टाइप ऑफ एसेट्स जो हैं आप एक बकेट में लेके, या मैं बात करूं एक कैटेगरी में आपने उसको डाला कि ये जो टाइप ऑफ एसेट्स हैं मेरे, इनको मैंने कन्वर्ट करना है अपना सिक्योरिटीज में। ठीक है, जैसे अगर आपने पोर्टफोलियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में सुना होगा, अगर आप वो चीज को भी ध्यान में ले आओ तब भी आप रिलेट कर लोगे। पोर्टफोलियो इज बेसिकली व्हाट म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में समझा रही हूँ। ठीक है, कि आप डिफरेंट सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्ट करते हो ना, डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो कि मेरे को भाई ये नेचर की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, इससे मेरा कैपिटल बेस इंक्रीज होएगा, ये कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एक इन वन बकेट you are investing in different type of securities, take into consideration many factors, that is basically known as your portfolio। ठीक है, portfolio investment। And however these receipts are not negotiable instrument and hence are not very liquid, आप इनको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे कैश में। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दो मेथड हमने डिस्कस करने हैं सिक्योरिटाइजेशन में।
Second method is basically what? The originator sell the asset, that is transfer all the interest to the SPV. पहले में सिर्फ एग्रीमेंट में एंटर हुए, एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया. सेकंड में उनको सारा जो सेल का जो काम है, या मैं बोलूँ जो भी आपका इंटरेस्ट है वो एसेट में, आपने पूरा वो ट्रांसफर कर दिया SPV को. दिस ट्रांसफर अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी. तो ये केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी, हायर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी रहेंगे. इन दिस ट्रांजेक्शन SPV become the legal owner of the asset and it can issue certificate in the form of promissory note which are more liquid and marketable. हर एक जो दो केस हमने डिस्कस किए ना, हर एक का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है. उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन लिक्विड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एज अ ट्रस्टी काम करें SPV. यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया, स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करोगे, लेकिन मोर लिक्विड फॉर्म रहेगा, ये मार्केटेबल फॉर्म रहेगा, बिकॉज दे कैन कन्वर्ट द सर्टिफिकेट इनटू प्रोमिसरी नोट्स. ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं आपका सिक्योरिटाइजेशन का, तो दोनों ध्यान में रखिएगा. ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गए हूँ आपको कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू दिस. द नेक्स्ट इज द सिक्योरिटाइजेशन बाय नेशनल हाउसिंग बैंक. तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है दैट इज पॉइनर ऑफ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी. तो जहां पे भी वर्ड अभी मैं MBS यूज करूं, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी. तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट, स्टार्टिंग पॉइनर की अगर मैं बात करूं, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक. ठीक है, द इशू रिलेटेड टू द सेल ऑफ मॉर्गेज लोन, चाहे आपने ट्रांसफर करने हैं एसेट, या मेथड क्या यूज कर रहे हो ट्रांसफर का, इंसॉल्वेंसी ऑफ ओरिजिनेटर, issuance of transferability of mortgage backed security, foreclosure of mortgage. foreclosure, what is foreclosure, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. foreclosure is basically what, right of foreclosure, right of redemption. ठीक है, provision concerning investment by institution, fiscal issues relating to the borrower, originator, issuer, investors, accounting issues and regulatory issues. तो ये सारे issues रहते हैं in case of mortgage loan. ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं. बिसाइड देयर वर सर्टन एरियाज, सिलेक्शन ऑफ मॉर्गेज पूल, क्रेडिट रेटिंग एंड प्री पेमेंट बिहेवियर ऑफ द मॉर्गेजेस विच हैड टू बी एग्जामिन्ड. इन केस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ होम लोन रिसीवेबल वर्क एज फॉलोज. क्या एट अ 2 स्टेज प्रोसेस. पहला स्टेज क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, पहला स्टेज में क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज डेट फ्रॉम द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और यू कैन से ओरिजिनेटर टू द स्पेशल पर्पज व्हीकल. नेशनल हाउसिंग बैंक स्पेशल पर्पज व्हीकल ट्रस्ट सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक थ्रू डेक्लेरेशन विद और विदाउट द अंडरलाइंग सिक्योरिटी. तो पहले केस में आपने जो भी ये ट्रस्ट क्रिएट किया, नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो भी ट्रस्ट क्रिएट किया है इन रिलेशन टू द इशुअर, ठीक है, उनको ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पे मॉर्गेज डेट. सेकेंड स्टेज में क्या रहेगा, द मॉर्गेज डेट सो अक्वायर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट. तभी तो आप लिक्विडिटी इंश्योर कर पाओगे. से इन द फॉर्म ऑफ अ पास थ्रू सर्टिफिकेट विदाउट एनी रिकोर्स टू द ओरिजिनेटर और द SPV. तो अगर आपने स्टार्टिंग वाला लेक्चर अच्छे से देखा है ना, जो हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं, प्रोसेस अच्छे से समझ लिया, तो बाकी सारी चीजें उसके साथ ही थोड़ा ऐड ऑन हो जाएगा. थोड़ी कम हो सकती हैं, थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन घूमेंगी उसी के आसपास, घूमेंगी उसी के आसपास. चाहे नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर मैं बात करूं, बेसिकली इसमें भी यही चीज देखने को मिली. पहले आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने SPV को ट्रांसफर किया, या NHB का जो स्पेशल पर्पस व्हीकल ट्रस्ट है उसमें ट्रांसफर किया. उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर लोगे ट्रेडेबल यूनिट में. ठीक है, देन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ मॉर्गेज डेट. नेशनल हाउसिंग बैंक स्पेशल पर्पस व्हीकल में परचेज एंड कन्वर्ट द हाउसिंग लोन इनटू सिक्योरिटीज और पास थ्रू सर्टिफिकेट, या आप इनको पे थ्रू सर्टिफिकेट भी बोलते हो, concurrently and issue them in the capital market for investment by investing institution. Then execution of a memorandum of agreement with the National Housing Bank based on the willingness to sell or securities its portfolio of a housing loan. The primary lending institution is required to enter into an umbrella agreement. umbrella agreement मतलब जिसमें comprehensive चीजें रहेंगी. ठीक है, called memorandum of agreement with the NHB
टू सेल द सिक्योरिटीज इट्स पोर्टफोलियो ऑफ हाउसिंग लोन। तो बेसिकली यहाँ पे इन कट शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो एक एग्रीमेंट में एंटर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट या अम्ब्रेला एग्रीमेंट दैट इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें ये सारी चीजें रहेंगी इन रिलेशन टू सेल ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ अ पूल ऑफ अ हाउसिंग लोन, कि आपने कौन कौन सा नेचर ऑफ हाउसिंग लोन है, कौन कौन सा टाइप ऑफ हाउसिंग लोन है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली उसको सिलेक्ट करोगे। द पूल ऑफ हाउसिंग लोन वुड बी सिलेक्टेड बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लोन्स बेस्ड अपॉन अ पूल सिलेक्शन क्राइटेरिया। हमने डिस्कस किया था ना कि होमोजीनियस नेचर का हमने जो है लेके चलना है, जो भी बकेट में रहेगा आपका सिक्योरिटीज या एसेट्स की अगर मैं बात करूं जिनको आपने कन्वर्ट करना है सिक्योरिटीज में। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर होम लोन टू क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटाइजेशन। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप होम लोन को कन्वर्ट करना चाहते हो, जो होम लोन है उसको सिक्योरिटाइज करना चाहते हो, तो क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहला, द बोरर शुड बी इंडिविजुअल, द होम लोन शुड बी करंट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन, होम लोन शुड हैव मिनिमम सीजनिंग ऑफ 12 months एक्सक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड या हॉलीडे पीरियड, उसको नहीं इंक्लूड करना आपने इसमें। बैंक एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैज विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ हाउसिंग लोन वैलिड एंड एनफोर्सेबल मॉर्गेज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ सारी चीजें करेक्ट हों। ठीक है, एनफोर्सेबल होना चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Enforceable mortgage in the land, building, dwelling unit securing such housing loan and have a full and absolute right to transfer and assign the same to the National Housing Bank. Next, the loan should not have overdue outstanding for more than 3 months at any time throughout the period of the loan, क्योंकि ये bad asset quality को show करेगा। लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे फिर इस तरीके के एसेट में। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो मोर देन 3 months, मतलब 3 महीने से ज्यादा वो आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। द क्वांटम ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग लोन साइज शुड बी इन द रेंज फ्रॉम ₹50 lakh to 100 lakh इन केस ऑफ होम लोन। द पूल ऑफ हाउसिंग लोन में कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। फिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहेंगे, वेरिएबल में आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन चेंजेस देखने को मिलेंगे। The borrower have only one loan contract with the primary lending institution, more than one loan ना लिए हों वो borrower ने। ठीक है, तो ये कुछ essentials हैं। ठीक है, ये कुछ eligibility criteria है, essentials हैं। For what? For qualify a home loan, whom you want to convert or securitize। ठीक है, तो ये criteria ध्यान में रखिएगा, eligibility criteria of a home loan। देन सबमिशन ऑफ अ पूल इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट लोन डिटेल्स रिलेटिंग टू द पूल एज अंडर इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अटैच, मतलब जो भी उन्होंने कि ये फॉर्मेट में आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, अकॉर्डिंगली आपने वो फॉर्मेट में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है, जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने। देन ड्यू डिलिजेंस ऑडिट, प्रॉपर नॉर्म्स इन रिलेशन टू ड्यू डिलिजेंस फॉलो किए जाएंगे। सो द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विल गेट a due diligence review of the loan account conducted by the statutory auditors of the company or a firm of chartered accountants acceptable to National Housing Bank and shall submit a due diligence report and report to the National Housing Bank after execution of memorandum of association, no, of memorandum of agreement, ध्यान में रखना। ठीक है, ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सर्टिफाइंग दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट सबमिट करवानी है किन्होंने, जो भी यहाँ पे प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो रिपोर्ट प्रोवाइड कौन करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। सबमिट करवानी किनको है, नेशनल हाउसिंग बैंक को। क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो रिपोर्ट का पार्ट रहेगी, अभी वो डिस्कस करने लगे हैं। So each of the housing loan in the pool confirm and satisfy the selection criteria laid down by the National Housing Bank.
जो भी आपने जो होम लोन है या एसेट्स हैं जिनको आपने सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है नेशनल हाउसिंग बैंक की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा वो रिपोर्ट में। all the information furnished by the primary lending agency to National Housing Bank regarding the borrower of the said agency is true and correct। आपने कोई फ्रॉड, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अप टू जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ। all the documents connected with the pool of a housing loan proposed for sale to and securitization through National Housing Bank are legally valid and enforceable, and said agency has good and assignable right to each of the housing loan free and clear of any set of cross claim, demand, encumbrance, equity, pledge, charge, claim or security interest thereon। मतलब जो होना है विद दी हेल्प ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, आपने प्रॉपरली देखना है कि कोई उस पर चार्ज तो नहीं क्रिएट, ठीक है, कोई उस पर चार्ज तो नहीं क्रिएट, इसके बारे में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है वो ली जाएगी। देन नन ऑफ द हाउसिंग लोन हैज बीन सोल्ड, असाइन, ट्रांसफर और प्लेज टू एनी पर्सन and the housing finance company is a sole legal and full beneficial owner of these housing loan and has full right to transfer and assign the housing loan to National Housing Bank। ठीक है। Then next is valuation method। So next topic is about valuation of the pool and consideration of assignment। National Housing Bank will consider making payment of purchase consideration to the primary lending agency। Consideration is basically what आपने देखा होगा, this is one of the essential element of to enter into a valid contract। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब कि जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई है एक कॉन्ट्रैक्ट में, उनको कोई ना कोई चीज जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक पर्सन ने गुड्स परचेज किए हैं तो दूसरे को उसके बदले में पेमेंट मिलेगी। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज कंसिडरेशन। सेम इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक विल कंसिडर मेकिंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू द प्राइमरी लैंडिंग एजेंसी अंडर द फॉलोइंग मेथडोलॉजी with a view to obtain a sound and efficient pricing structure to the benefit of the originator। तो क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प के साथ आप यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन है उसको जो है जो भी आप कंसिडरेशन है उसको डिसाइड करोगे, या जो भी आपने पेमेंट करनी है प्राइमरी लैंडिंग एजेंसी को, उसके रिलेशन में आप डिसीजन लोगे, कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स, जिसमें से सबसे पहला मेथड है आपका पर प्राइसिंग मेथडोलॉजी या मेथड। तो व्हाट इज द मेथड? द कंसिडरेशन पेएबल टू द प्राइमरी लेंडर फॉर ट्रांसफरिंग द पूल वुड बी इक्वल टू द टोटल फ्यूचर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल लोन ऑन कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या है हम नीचे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। फॉर द टाइम बिंग अगर मैं समझाऊं, पर प्राइसिंग में बेसिकली क्या रहेगा, क्या कंसिडरेशन पे की जाएगी प्राइमरी लेंडर को, जितना भी आपका जो है आप ट्रांसफर कर रहे हो ना पूल या एसेट, जो भी आप एसेट बेस्ड ट्रांसफर कर रहे हो स्पेशल पर्पस व्हीकल को विद द हेल्प ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, जितना भी आप यहाँ पे पूल ट्रांसफर कर रहे हो इज इक्वल टू द टोटल फ्यूचर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल लोन। लोन लिया था इंडिविजुअल ने, ठीक है, बोरर ने जो भी है लोन लिया है बैंक से, अभी उसने पे करना है, कुछ पे करा भी होएगा, कुछ आउटस्टैंडिंग होएगा, अभी तक पे नहीं किया, जितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट यहाँ पे की जाएगी प्राइमरी लेंडर को पर प्राइसिंग मेथड में। उसके इक्विवेलेंट की जाएगी तो पर प्राइसिंग कहलाएगा, उससे ज्यादा की जाएगी तो प्रीमियम कहलाएगा, उससे कम की जाएगी तो डिस्काउंट कहलाएगा। अगर आपको पर प्राइसिंग समझ में आ गया तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी को बस थोड़ा रिलेट करके देखो, ठीक है। अगर जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो तो पर प्राइसिंग, उससे ज्यादा कर रहे हो तो प्रीमियम, वो अमाउंट से कम कर रहे हो तो डिस्काउंट। ठीक है, एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं प्रीमियम प्राइसिंग।
The consideration paid to the primary lender for transferring the pool would be decided and paid based on the discounting of a future stream of net cash flow relating to the pool. It shall normally be higher than the total outstanding principal balance. हायर वाला केस मैंने बताया था ना, जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उससे ज्यादा होएगा आपका प्रीमियम प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के अंडर of the individual loan on cut-off date, as the discounting rate used shall be lower than the weighted average coupon of the pool. अभी जब भी फ्यूचर में आपने जो चीज़ रिसीव करनी है, आज की डेट में अगर आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट निकालोगे. हमने डिस्कस किया ना एबीएम में, हमने कितना डिस्कस किया इसके रिलेशन में. विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट निकालोगे. अगर आपका वो डिस्काउंट रेट ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली वैल्यू कम आएगी. डिस्काउंट रेट कम होएगा, डेफिनेटली वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू कूपन इंटरेस्ट दैट यू आर रिसीविंग. ठीक है, एज कंपेयर टू कूपन इंटरेस्ट दैट यू आर रिसीविंग. तो हमने ये जो कूपन इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेट, फ्यूचर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने एबीएम में अच्छे से डिस्कस किए हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो अप्लाई किए गए हैं कि क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रेट आपका क्या है, कम है as compared to the weighted average coupon rate. That's why, that is the reason कि आप ज़्यादा वैल्यू जो है पे करते हो of the outstanding amount of the individual to the lending institution under premium pricing method. Then third one is a discount pricing methodology. The consideration paid to the primary lender for transferring the pool would be lower than the total outstanding principal balance of the individual loan on cut-off date, as the discounting rate used shall be higher than the weighted average coupon of the pool due to higher risk perception. अभी एक चीज तो मैंने आपको ये बताई कि पर प्राइसिंग में क्या है, प्रीमियम में क्या है एंड डिस्काउंट में क्या है. हमने ये चीज डिस्कस की ना कि पर में इक्विवेलेंट रहेगी, प्रीमियम में ज्यादा रहेगी, इसमें कम रहेगी. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है ना, इनका रीजन कि इसमें ज्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है, इसमें इक्विवेलेंट क्यों है, इसमें ज्यादा क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रेट आपका ये केस में क्या है, कम है एज कंपेयर टू वेटेड कूपन रेट. इसमें कम क्यों है, डेफिनेटली जो भी फ्यूचर साथ उनको डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंट रेट क्या होएगा, ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज कूपन रेट. तभी तो आपको ये जो वैल्यू जो भी फ्यूचर आउटस्टैंडिंग ड्यू की थी वो क्या आएगी, कम आई होएगी. सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज डिस्काउंट प्राइसिंग मेथड. आई होप सो आपको तीनों मेथडोलॉजी समझ में आई हो. सिर्फ ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको कि किसमें क्या चीज रहती है, कौन से मेथड में, एंड उसका रीजन क्या है. ठीक है, दैट्स इट. सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया दैट एज द डिस्काउंटिंग रेट यूज्ड शेल बी हायर देन द वेटेड एवरेज कूपन ऑफ द पूल ड्यू टू हायर रिस्क परसेप्शन. सो दैट्स वाई आप यहाँ पे कम प्राइस पे करते हो अंडर डिस्काउंट प्राइसिंग मेथड. तो ये थे मेथड्स, वैल्यूएशन ऑफ पूल एंड कंसीडरेशन ऑफ असाइनमेंट बाय नेशनल हाउसिंग बैंक इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. देन नेक्स्ट इज वर्किंग आउट कट ऑफ डेट बैलेंसेस. हमने कट ऑफ डेट के बारे में देखा. सो व्हाट इज दैट, द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एज ऑन द कट ऑफ डेट may be worked out by adjusting the original amount to the extent of the principal component of EMIs payable up to cut off date, together with the adjustment for any prepayment received during this period. Any EMI other charges remaining unpaid as the cut off date shall be shown separately as cut off date receivable. मतलब जो भी cut off date के ऊपर आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए हैं, कोई EMI अनपे है, ठीक है, आपने सारी चीजों को क्या है यहाँ पे कंसीडर करना है. ठीक. देन नेक्स्ट इज क्रेडिट एनहेंसमेंट. तो डेफिनेटली बेटर रेटिंग होएगी वो केस में देखने को मिलेगा. सो ट्रिपल ए जो रेटिंग रहती है इसको मतलब बहुत अच्छी रेटिंग माना जाता है. तो टू मेंटेन ट्रिपल ए रेटिंग एंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पूल एज ऑल्सो टू इंश्योर अनइंटरप्टेड कैश फ्लो फॉर yielding the indicated coupon interest to the purchaser or subsequent investor in mortgage-backed securities paper, the rating agency or National Housing Bank may insist for additional credit support, or you can say that additional credit as credit enhancement under the transaction.
इन द इवेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ मॉर्गेज डेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, एवियन इश्यू बोल लो या फ्रॉम द स्टार्टिंग बोल लो, क्रेडिट सपोर्ट विल बी सॉट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हमने स्टार्टिंग में देखा कि इनका अपना ही एक रोल रहता है, इन्वेस्टर्स सभी इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन रिलेशन टू द पीटीसीज। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैफ, आपको पता है ये वन ऑफ द क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। वैसे इसके साथ मतलब जो वो टर्म एकदम अलग है लेकिन मीनिंग तो सेम है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में बेसिकली क्या रहता है कि जो भी आपका कमर्शियल बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने भी एडवांस लेना है ना सेंट्रल बैंक से अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको वो फ्यूचर डेट में रीपर्चेज कर लेंगे एट ए प्राइस, दैट इज बेसिकली नोन एज लैफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो मॉर्गेज के केस में भी लैफ का आपको किस तरीके से देखने को मिला, अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन व्यू ऑफ डीलेड रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट फ्रॉम सम बोरर एट द टाइम एंड ग्रेस पीरियड अलाउड बाय द प्राइमरी लेंडिंग एजेंसी टू इट्स बोरर, कलेक्शन एफिशिएंसी मे वेरी फ्रॉम मंथ टू मंथ लीडिंग टू इनएडिक्वेसी ऑफ कैश फ्लो रिक्वायर्ड फॉर सर्विसिंग। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो भी आपने अमाउंट रिसीव करनी है बोरर से उसमें डीले हो जाए, इनएफिशिएंसीज हो कलेक्शन के केस में, ऐसी चीज हो सकती है ना। सो टू प्रोटेक्ट द परचेजर ऑफ द हाउसिंग लोन, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन के केस में आपने जिस बंदे ने इन्वेस्ट कर रखा है आपके पीटीसीज में, आपने उसको तो रिटर्न देनी है कि नहीं देनी, चाहे बोरर, क्योंकि मैंने जब आपको कल प्रोसेस बताया मैंने आपको वो प्रोसेस में क्लियरली बताया है कि जो भी उसका ड्यू बनता होएगा, जो भी उसकी ईएमआई बनती होगी बोरर की, उसने अपना ईएमआई पे करना है टाइमली। विद द हेल्प ऑफ दैट ईएमआई जो भी रिटर्न पे करनी है इन्वेस्टर को वो रिटर्न की जाती है। अगर वो ईएमआई पे करने में यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ, हमने तो इन्वेस्टर्स को पे करना है ना, यहाँ पे रिटर्न पे करनी है, तो फिर वो केस में क्या करेंगे, टू प्रोटेक्ट द परचेजर ऑफ द हाउसिंग लोन इन्वेस्टर इन एमबीएस और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी फ्रॉम सच अनसर्टेनिटीज there may be a need to set up liquidity adjustment facility as a temporary stopgap arrangement. National Housing Bank may decide the size, quantum of such a facility and require the seller of the housing loan to provide such a facility separately or in combination with the credit enhancement provided by them. तो ये facility provide की जाती है National Housing Bank की तरफ से in this situation. National Housing Bank may also consider outsourcing such a facility at a cost to be borne by the seller or out of the pool cash flows depending upon the structure of the arrangement. Then custody of mortgage documents. While the mortgage debt or receivable pertaining to the MBS transaction will be legally transferred to the NHB और जो भी SPV trust है उसको transfer करना है, the originator or primary lending agency will continue to physically hold the document of title in respect of housing property obtained as a security on the loan issued in the capacity of the custodian to the National Housing Bank Special Purpose Vehicle Trust and deal with the same or realization therefrom only in accordance with the direction of NHB. तो custody जो है mortgage documents की that is basically with whom? That is basically with the primary lending agency and उन्होंने किनके अकॉर्डिंग काम करना है, NHB के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने ट्रांसफर किया ना यहाँ पे NHB को या ट्रस्ट में ट्रांसफर किया है, तो दैट्स वाई. देन डिजाइन ऑफ MBS इंस्ट्रक्शन या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इंस्ट्रक्शन. द मॉर्गेज डेट विल बी परचेज बाय NHB विद द राइट टू सिक्योरिटाइज देम ऑन द सेम या लेटर डेट के ऊपर करें, इट्स अप टू देम. However, irrespective of whether the proposal is for purchase of mortgage debt or for securitization of a housing loan, the NHB will be free to design the issue any kind of innovative instrument as it may deem fit. The next is appointment of various agencies. In the event of securitization of mortgage debt by National Housing Bank, National Housing Bank may decide to get the MBS instrument rated by one or more rating agency. तभी तो PTCs में इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स. NHB may consider getting in the MBS instrument listed in one or more stock exchange. उसमें आप लिस्ट भी करवा सकते हो. जो इन्वेस्टर्स हैं उसको डीमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है, विद द सेम एनी ऑफ द डिपॉजिटरीज एट इट्स सोल डिस्क्रिएशन. ठीक है, डीमैट फॉर्म में भी इसको रखा जा सकता है. देन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन.
NHB will make payment of consideration for the purchase of mortgage debt after issue of allotment letter to the investor or after execution of legal document relating to the transaction or on such date as mutually agreed to between the buyer and seller. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट क्राइटेरिया रहेगा between the parties. Then establishment of special purpose vehicle for issue of MBS. In the event of securitization of housing loan, NHB may set up one or more special purpose vehicle, जरूरी नहीं है कि हो, more than one भी हो सकता है, in the form of trust or any other constitution for implementation of the scheme. Then post issue servicing and reporting requirement. The servicing and paying agent appointed by the National Housing Bank shall submit monthly report in respect of collection in transfer pool of mortgage and such other MIS reports, statement of account, trial balance as prescribed by the NHB from time to time. NHB or a firm of chartered accountant appointed by NHB in this behalf will have the right to carry out inspection and audit of the loan account to verify correctness of the report and statement. तो ये जो सर्विस है डेफिनेटली आफ्टर जो भी रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके रिलेशन में भी यहाँ पे जो है अपना जो भी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आपने उसको यहाँ पे कलेक्ट करके रखना है या पीरियोडिक बेसिस के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको चेक किया जाएगा, मेंटेन करके रखना है मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस भी आपने वो जो सारा डेटा है वो जो सारा रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना है, वेदर इट इज रिलेटिंग टू द रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंसेस, ये सारा अकॉर्डिंग टू NHB. देन कंडीशन फॉर अ वाइब्रेंट MBS मार्केट, क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी के लिए। So one of the important reason for the growth of housing finance in the developed market is the systematic development of secondary market. A secondary market provide liquidity to the lender and moderate the cyclical flow of capital. In the real estate market, a vibrant secondary market will develop if a few of the following condition are met. क्या क्या? क्योंकि secondary market में ही आप फिर buying selling easily कर पाओगे इन्वेस्टर्स। तो क्या क्या कंडीशंस हैं सेकेंडरी मार्केट डेवलप होने के लिए? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग एंड रेटिंग ऑफ द मॉर्गेज पूल और MBS बाय रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स एंड अदर लेंडर्स ऑफ होम लोन, स्पेशली ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पूल ऑफ एसेट एज ऑन ऑफ बैलेंस शीट आइटम, tax treatment and tax incidence amongst the originator of the mortgage based security or mortgage backed security, the SPV and ultimate investor, effective foreclosure system जो फॉलो किया जाएगा, reduction in stamp duty on transfer of assets, क्योंकि हमने दो केसेस पढ़े थे ना, एक केस में ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है एंड दूसरे केस में कम रहती है, नॉर्मल ड्यूटी आपको पे करनी है। Availability of mortgage insurance, title insurance, providing risk cover, innovative mortgage instrument with features that meet the different investment requirement of the market player, standardization in respect of loan origination and underwriting practices across different HFIs and HFCs, institutions and companies, housing finance, to include institutional investors to invest in MBS. इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोडक्ट कुड बी डिक्लेयर्ड एज अप्रूव इंस्ट्रूमेंट कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अंडर इंश्योरेंस एक्ट एज ऑल्सो फॉर दी PF, ठीक है। तो ये कुछ इसेंशियल कंडीशन हैं इन केस ऑफ इन केस इफ यू वांट टू डेवलप अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अबाउट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी दैट इज ऑन संडे, मोर देन 1 आवर की क्लास रहेगी, प्रोबेबली 9 AM पे आपकी ये जो क्लास है स्टार्ट होएगी एंड तब हमने रिटेल बैंकिंग वाइंड अप कर लेना है। मतलब संडे आपकी रिटेल बैंकिंग